नमस्कार प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र के इस वीडियो लेक्चर में मैं विनोद कुमार, प्रवक्ता समाजशास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सजुमा कैथल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में आज हम अध्याय 9 पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय के अंतर्गत एमिल दुर्खिम और उनकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हो कि अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। अगस्त काम्टे के बाद समाजशास्त्र को औपचारिक स्वरूप प्रदान करने में यदि किसी समाजशास्त्री का नाम आता है तो वो हैं एमिल दुर्खिम। एमिल दुर्खिम के जीवन परिचय और उनकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, एमिल दुर्खिम के जीवन परिचय की यदि मैं बात करूं तो उनका जन्म 15 अप्रैल 1858 में एपिनल, फ्रांस में हुआ। 15 अप्रैल 1858 स्थान है एपिनल, फ्रांस। तो इस प्रकार से दुर्खिम भी फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे और उनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र भी फ्रांस ही रहा और उन्होंने 1876 में दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। तो जो विषय वो पढ़ रहे थे वो था दर्शन शास्त्र। जैसा कि आपको ज्ञात भी होगा कि प्रारंभ में समाजशास्त्र जो था वो एक अलग विषय के रूप में नहीं था, ये मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र के साथ ही पढ़ाया जाता था। तो एमिल दुर्खिम ने जब दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के लिए जब दाखिला लिया तब भी कमोबेश ऐसी स्थिति थी और इसके अतिरिक्त दर्शन शास्त्र के अतिरिक्त शिक्षा में भी एमिल दुर्खिम की महती रुचि थी। 1893 में ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, उनका डॉक्टरेट का शोध पत्र प्रकाशित किया गया। डॉक्टरेट यानी कि जब उन्होंने पीएचडी की तो पीएचडी की जो रिसर्च थीसिस पब्लिश होती है और उसका शीर्षक था डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी अर्थात समाज में श्रम विभाजन। और इसी शोध पत्र से उनकी महत्वपूर्ण अवधारणा समाज में श्रम विभाजन का भी विकास हुआ। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के श्रम विभाजन की बात दुर्खिम ने अपने अवधारणा में और शोध पत्र में की। इसके बाद 1895 में उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, समाजशास्त्रीय मेथड्स या तरीकों के नियम हिंदी में यदि हम कहें तो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में उनकी बुक है वो पब्लिश हुई। इसके बाद 1897 में यानी कि 2 वर्ष बाद उनकी प्रसिद्ध कृति सुसाइड अर्थात आत्महत्या, ये पुस्तक भी उन्होंने पब्लिश की 1897 में। और आत्महत्या के बारे में भी दुर्खिम ने अपने महत्वपूर्ण विचार है वो व्यक्त किए। दुर्खिम आत्महत्या को एक व्यक्तिगत घटना नहीं मानते थे प्यारे बच्चों, बल्कि वो सामाजिक घटना मानते थे। उन्होंने 3 प्रकार की आत्महत्याओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, जिसको आगे चल करके हम इस पे विचार विमर्श करेंगे या डिस्कस करेंगे। एक और कृति थी उनकी 1912 में, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, यदि हिंदी में कहूं तो एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये उनकी बुक है वो 1912 में प्रकाशित हुई। ये भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना थी और इस रचना से हमें थोड़ा थोड़ा आभास होता है कि धर्म का जो समाजशास्त्र है उस पर भी दुर्खिम ने अपने विचार है वो व्यक्त किए। और असल में धर्म के समाजशास्त्र का जनक ही दुर्खिम को कहा जाता है, अर्थात धर्म के समाजशास्त्र में दुर्खिम की बहुत अधिक रुचि थी और उन्होंने धर्म के विभिन्न पहलुओं पे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रकाश डाला। 1917 में 59 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। तो ये दुर्खिम के जीवन परिचय की हमने बात की। इसके अतिरिक्त
आपको जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं कई बार वो आ जाती है परीक्षा में, कई बार आई हुई भी है पीछे के। यदि आप बोर्ड के प्रश्न पत्र देखें तो उनमें कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी, लेखक का नाम आ जाता है, कई बार प्रकाशन का वर्ष आ जाता है, कई बार ऐसा आ जाता है कि एमिल दुर्खिम ने जो है वो अपने डॉक्टरेट के शोध पत्र में किस शीर्षक से मतलब उनका प्रकाशित हुआ या किस शीर्षक से उन्होंने लिखा, या उनके डॉक्टरेट के शोध पत्र का नाम है वो आप बताइए। तो आपने बिल्कुल इसको नोट करके रखना है। 1893 में डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी शीर्षक से उनका डॉक्टरेट का जो शोध पत्र है वो प्रकाशित हुआ। इसके बाद 2 साल का इसमें जो गैप है, 2 साल के बाद 1895 में रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स का प्रकाशन हुआ है। ये उनकी रचनाएं हैं, वो भी आपने याद रखनी है। इसके अतिरिक्त सुसाइड जो प्रसिद्ध कृति है 1897 में इसका प्रकाशन हुआ है। सुसाइड या आत्महत्या, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया, तो भी आपने बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज है वो नहीं होना है और अच्छे से इसको नोट करके रखना है। इसके अतिरिक्त ये बड़ी महत्वपूर्ण है पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये भी 1912 में उनकी पब्लिश हुई है। तो इनकी इन महत्वपूर्ण किताबों का आपने नाम जो है याद रखना है। इसके अतिरिक्त ये अवधारणाएं भी है, आत्महत्या का सिद्धांत है और धर्म के समाजशास्त्र में जो महत्वपूर्ण योगदान है और डिवीजन ऑफ लेबर समाज में श्रम विभाजन है उसकी बात ये करते हैं। तो आगे हम इनकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। दुर्खिम के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं तथा कार्यों को जानने के बाद अब हम उनकी महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में बात करते हैं। उनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनमें से एक श्रम विभाजन है। प्यारे बच्चों, जब हम समाज में कोई कार्य करते हैं, जैसा कि आप अपने घरों में भी विभिन्न प्रकार के कार्यों को देखते हैं, तो उसे हम समाजशास्त्र में श्रम कह सकते हैं, क्योंकि बिना श्रम कोई भी कार्य है वो पूर्ण नहीं हो सकता। दुर्खिम ने इसी को श्रम कहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे विभिन्न कार्य विभिन्न आधारों पर बंटे होते हैं। आप अपने घरों में भी देखते होंगे कि घर से बाहर के कार्य कोई और सदस्य करता है, जबकि घर के अंदर के कार्य कोई और सदस्य करता है। अमूमन पुरुष बाहरी कार्य, खेती का कार्य या बाजार इत्यादि के कार्य करते हुए देखे जाते हैं, जबकि औरतें प्राय घरेलू कार्य करती हुई देखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पुरुष प्राय बौद्धिक कार्य करते हैं और स्त्रियां प्राय रागात्मक कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा अवश्यम भावी ही सत्य नहीं है। स्त्रियां भी बौद्धिक कार्य कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कुछ पुरुष भी रागात्मक कार्य कर सकते हैं। श्रम के इस प्रकार के विभाजन को हम लैंगिक श्रम विभाजन कह सकते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए श्रम विभाजन को महत्वपूर्ण घटना माना है, क्योंकि दुर्खिम जो है वो समाज को एक नैतिक तथ्य के रूप में देखते हैं। वे मानते हैं कि समाज में नैतिकता का होना बहुत ही आवश्यक है। जब समाज में नैतिकता होगी तो समाज में विपथन है वो कम होगा। इस प्रकार से दुर्खिम ने जिस प्रकार के श्रम विभाजन का जो मॉडल दिया है उसको हम इस रूप में देख सकते हैं। श्रम विभाजन का अर्थ है श्रम अर्थात कार्यों का बंटवारा। जब समाज के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके विभिन्न सदस्यों के बीच में कार्य या क्रियाकलापों या उसके श्रम के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को इस प्रकार से बांट दिया जाता है कि समाज की व्यवस्था बनी रहे, उसमें विपथन कम हो, उसमें नैतिकता बनी रहे, व्यवस्था की जगह अव्यवस्था ना हो, कानून की तरह से जीवन चलता रहे, या यूं कहें कि मानव जीवन में समायोजन बना रहे। तो ऐसी स्थिति को श्रम विभाजन के लिए उन्होंने कहा है। श्रम विभाजन उनका 2 प्रकार का रहा है। एक हम कह सकते हैं सामान्य शब्दों में सामान्यीकृत श्रम विभाजन। सामान्यीकृत श्रम विभाजन प्यारे बच्चों एक ऐसी स्थिति होती है जब या उन कार्यों को करने के लिए जिस प्रकार का श्रम किया जाता है जिनमें कोई विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात सामान्य कौशल वाला व्यक्ति भी उन सभी कार्यों को कर सकता है, उसको सामान्यीकृत श्रम विभाजन कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि जब एक विशेष व्यक्ति को विशेष कार्य न सौंप करके उसके साथ कई प्रकार के कार्य जब जुड़े हुए होते हैं तो उसको भी हम सामान्यीकृत श्रम विभाजन कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त विशेषीकृत श्रम विभाजन की यदि हम बात करें तो विशेषीकृत श्रम विभाजन के अंदर जैसा कि नाम से स्पष्ट है विशेष कौशल की जो है वो आवश्यकता होती है।
जैसा कि आजकल आप आधुनिक समाजों में देख पा रहे हैं या औद्योगिक समाजों में देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं उनके अंदर कार्य करने के लिए विशेषज्ञ व्यक्ति है। जैसे कि यदि मैं एक उद्योग का आपको उदाहरण दूं, तो एक उद्योग में मान लीजिए कि एक बड़ी औद्योगिक इकाई है, उसमें बहुत से श्रमिक कार्य करते हैं या बहुत से कर्मचारी कार्य करते हैं। उस संस्थान में जो विद्युतकार है या बिजली का काम करने वाला व्यक्ति है, उसकी एक विशेष योग्यता है। कंप्यूटर पे कार्य करने वाले व्यक्ति की एक विशेष योग्यता है। वेतन और लेखांकन से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति के पास एक विशेष योग्यता है और प्रबंधन करने वाले व्यक्ति के पास एक विशेष योग्यता है। अर्थात एक विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति को कुछ विशेष कौशल सीखने पड़ते हैं। इस प्रकार के श्रम विभाजन को दुर्खिम ने विशेषीकृत श्रम विभाजन कहा है। दुर्खिम का एक और भी मानना था कि श्रम विभाजन जो है वो समाज की एकता के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए वे श्रम विभाजन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको मानते थे। श्रम विभाजन समाज में एकता कैसे पैदा करता है, इसे स्पष्ट करने के लिए दुर्खिम ने कई उदाहरण दिए हैं। हम केवल उन लोगों से ही मित्रता नहीं करते जो हमारे से समानता रखते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि वरन हम उन लोगों से भी मित्रता करते हैं जो हमसे भिन्नता रखते हैं। अर्थात दो मित्र जो होते हैं वो अपनी किसी कमी को अपने दूसरे मित्र में खोजते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्यारे बच्चों, कई बार आपने देखा होगा कि दो ऐसे बच्चे मिलजुल के कार्य करते हैं। जो मान लीजिए कि एक जो छात्र है वो गणित में कमजोर है या किसी अमुक विषय में कमजोर है और उसका जो मित्र है वो उस विषय में अच्छा है और वो किसी दूसरे विषय में वो कमजोर है जिसमें वो पहला जो छात्र है यदि वो उसमें जिसको कहें कि होशियार है, तो वो दोनों उस मित्रता से भी बहुत कुछ है वो सीख सकते हैं। इसी प्रकार से दुर्खिम ने भी उदाहरण दिया है कि केवल उन्हीं लोगों से लोग मित्रता नहीं रखते समाज में जो उनकी समानता रखते हैं, बल्कि उनसे भी वो मित्रता करते हैं जो उनसे भिन्नता रखते हैं, क्योंकि जिस बात की वो कमी अनुभव करते हैं उसकी पूर्ति को वो अपने मित्र में ढूंढने की कोशिश करते हैं। दुर्खिम लिखते हैं कि हमारे अंदर चाहे कितने भी गुण हो, लेकिन हमारे अंदर कुछ न कुछ अभाव जरूर होता है और हम अपने सर्वोत्तम की कमी को भी महसूस करते हैं। यही कारण है कि हम अपने मित्रों में उन गुणों को जो है वो खोजते हैं। इसी प्रकार से समानता और भिन्नता दोनों ही आकर्षण का कारण भी हो सकता है। दुर्खिम ने वैवाहिक एकता और स्त्री पुरुष एकता को भी श्रम विभाजन के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। वो कहते हैं कि इनकी एकता का कारण उनकी भावात्मक और वैचारिक समानता ही नहीं, वरन उनमें पाई जाने वाली भिन्नता भी है। दुर्खिम कहते हैं कि लैंगिक श्रम विभाजन स्त्री पुरुष की एकता का प्रमुख स्रोत है। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने श्रम विभाजन को सामाजिक एकता का प्रतीक माना है। एकता की यदि हम बात करें तो सामाजिक एकता को दुर्खिम ने दो भागों में बांटा है। उन्होंने दो भागों में बांटते समय यांत्रिक एकता का जिक्र किया है और सावयवी एकता का भी उन्होंने जिक्र किया है। यांत्रिक एकता दुर्खिम कहते हैं कि आदिम या सरलीकृत समाजों में पाई जाती थी और सावयवी एकता जो है वो आधुनिक और जटिल समाजों में पाई जाती है। यांत्रिक एकता की यदि मैं आपको बात बताऊं तो यांत्रिक एकता प्राचीन या आदिम समाजों में पाई जाती थी, जब समाज बड़ा सरलीकृत था, संबंधों की जकड़न इतनी अधिक नहीं थी, श्रम विभाजन जो था वो बड़ा सामान्यकृत था या सरलीकृत श्रम विभाजन था, उसमें विशेषीकरण का अभाव पाया जाता था। तमाम जो सदस्य होते थे समाज के वो एक यंत्र की भांति कार्य करते थे और यंत्र की भांति जब वो कार्य करते थे तो उन्हीं से ऐसी एकता को दुर्खिम ने यांत्रिक एकता का नाम दिया है। तो कई बार इस तरह का एक प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में आ जाता है, बोर्ड के प्रश्न पत्र में आपका आ जाता है कि यांत्रिक एकता, दुर्खिम ने जो एकता है वो कितने प्रकार की बताई है, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। इसी प्रकार से ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि यांत्रिक एकता कौन से समाजों की विशेषता है, तो आपने बताना है कि आदिम या प्राचीन समाज की विशेषता है, सरलीकृत समाजों में पाई जाती है। इसी प्रकार से सावयवी एकता की यदि हम बात करें तो साव अवयव का अर्थ है कि जो समाज के सदस्य हैं, समाज के जितने भी जो मेंबर्स हैं वो अवयवों की भांति काम करते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो है उनका कार्य भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात
किसी भी एक अंग के बिना शरीर का कार्य है वो अपूर्ण रहेगा। इसी प्रकार से समाज के जो लोग हैं उनमें परस्पर आत्मनिर्भरता ज्यादा होती है। इस तरह की जो एकता है वो दुर्खिम कहते हैं कि आधुनिक समाजों में या जटिल समाजों में पाई जाती है। इस तरह की एकता का जो विशेष बात दुर्खिम बताते हैं वो ये कहते हैं कि इस तरह की एकता में विशेषीकृत श्रम विभाजन है वो पाया जाता है, अर्थात सामान्यकृत श्रम विभाजन नहीं होता। एक विशेषीकरण, विशेष कौशल वाले व्यक्ति है वो जटिल समाजों के अंदर श्रम विभाजन है वो करते हैं। तो जिस तरह से श्रम विभाजन की उन्होंने बात की, सामान्यकृत श्रम विभाजन की बात की, विशेषीकृत श्रम विभाजन की बात की, श्रम विभाजन को समाज की एकता के लिए उन्होंने अनिवार्य माना। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता, जो दोनों एकता का जो वो जिक्र करते थे। इसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था के लिए जो है वो दो प्रकार के कानूनों की भी वो बात करते हैं। तो एक जो कानून है उसके बारे में वो बात करते हैं, उसमें वो करते हैं दमनकारी कानून की बात करते हैं। दमनकारी कानून, रिप्रेसिव लॉज जिनको हम बोलते हैं। दूसरा जो है वो प्रतिकारी कानून है या रिस्टिट्यूटिव लॉज की बात करते हैं। जो प्रतिकार के लिए कानून होते हैं, प्रतिकारी कानून की वो भी बात है वो करते हैं। तो समाज के अंदर दो प्रकार के कानूनों की बात करते हैं। दमनकारी कानूनों को दुर्खिम सार्वजनिक कानूनों का भी नाम देते हैं, जो व्यक्ति और राज्य के संबंधों का नियमन करते हैं। अर्थात दमनकारी कानून जो हैं वो व्यक्ति और राज्य के संबंध को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसमें व्यक्ति के बजाय सामूहिक हितों को बहुत अधिक महत्व है वो दिया जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें दंडकारी कानून होता है जिसको हम पेनल लॉ कहते हैं, जिसमें फौजदारी मामलों में दंड दिया जाना या दूसरों को हानि पहुंचाना या कष्ट पहुंचाने, शारीरिक यातनाओं जैसे जो है दंड देने वाली बात है वो है। दूसरे जो व्याप्त कानून है वो भी दमनकारी कानूनों के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त दुर्खिम प्रतिकारी कानूनों की जो है वो बात करते हैं। प्रतिकारी कानूनों के बारे में दुर्खिम कहते हैं कि इन कानूनों का उद्देश्य व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में उत्पन्न असंतुलन को सामान्य करना होता है, यानी कि असंतुलन से संतुलन की ओर लेके जाना होता है। इसके अंतर्गत जो है वो दीवानी कानून है, जैसे रुपए पैसे के लेन देन का कोई मामला है, या फिर व्यवसायिक कानून है, या संवैधानिक या प्रशासनिक कानून है। इस प्रकार के कानून है वो आते हैं और इस प्रकार के जो कानून है वो विभिन्न प्रकार से समाज में एकता के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार से जो सामाजिक एकता की अवधारणा है उसमें यांत्रिक एकता है या सावयवी एकता की जो ये इन्होंने बात की है। तो श्रम विभाजन का अर्थ आप समझ गए होंगे। श्रम विभाजन समाज में श्रम को बांटना या कार्यों का विभाजन करना। वो विभाजन किसी भी आधार पे हो सकता है, लैंगिक आधार पे हो सकता है, व्यवसायिक आधार पे हो सकता है, या किसी अन्य और आधार के ऊपर हो सकता है। और उसका इन्होंने दो भागों में बांटा, सामान्यकृत में, विशेषीकृत में। और श्रम विभाजन समाज की एकता के लिए आवश्यक इन्होंने माना। यांत्रिक और सावयवी एकता की बात की हमने। दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून की भी इन्होंने बात की। श्रम विभाजन के अतिरिक्त दुर्खिम ने धर्म के समाजशास्त्र पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसा कि बताया जा चुका है कि दुर्खिम को धर्म के समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, धर्म और समाज पर भी दुर्खिम ने अपने बहुमूल्य विचार जो है वो व्यक्त किए। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जिसके बारे में हम व्याख्यान के प्रारंभ में भी चर्चा कर चुके हैं, उसके माध्यम से धर्म के समाजशास्त्र, नैतिकता के समाजशास्त्र और ज्ञान के समाजशास्त्र की नींव रखी। तो यहाँ पे धर्म के समाजशास्त्र के ऊपर उनके विचार थे, धर्म के समाजशास्त्र पर दुर्खिम का काम था, नैतिकता के समाजशास्त्र पर भी उन्होंने काम किया और ज्ञान के समाजशास्त्र का भी उन्होंने जो है वो शुभारंभ किया। तो धर्म के समाजशास्त्र के जनक भी दुर्खिम हो गए, नैतिकता के समाजशास्त्र के जनक भी उन्हीं को माना जाता है और ज्ञान के समाजशास्त्र का जनक भी उनको माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का उन्होंने अध्ययन किया था। तो ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में कई बार आ जाता है कि कौन सी जनजाति का जो है अध्ययन है वो दुर्खिम ने किया था। तो अरुंटा जनजाति का अध्ययन उन्होंने किया था। मैंने यहाँ पे रेड से लिखा हुआ है। और अरुंटा जनजाति में जो टोटम की व्यवस्था जो पाई जाती थी उसका उन्होंने उल्लेख किया था। तो समाजशास्त्र में जो टोटम है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो टोटम के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि टोटम
जनजातियों में या आदिवासियों में पाए जाने वाला वो धार्मिक प्रतीक है और वो खास तौर से प्रकृति से जुड़ा हो सकता है। ऐसा प्रतीक कोई पशु भी हो सकता है, कोई पक्षी भी हो सकता है, कोई पेड़ या कोई अन्य प्राकृतिक वस्तु भी हो सकती है जिसको पवित्र माना जाता है। और एक विशेष गोत्र का एक टोटम होता है और उस पूरा गोत्र उस टोटम की पूजा करता है। तो दुर्खिम ने अरुंटा जनजाति में जो जिस प्रकार की टोटम व्यवस्था पाई जाती थी, इन्होंने उसका अध्ययन किया। और दुर्खिम ने अपने इस ग्रंथ में, जिसको कि मैं आपको बता चुका हूं, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन की प्रारंभिक स्वरूप, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं, इसके प्रथम भाग में इन्होंने धर्म की परिभाषा दी है और द्वितीय भाग में धर्म के प्रचलित सिद्धांत, आत्मवाद और प्रकृतिवाद के बारे में इन्होंने प्रकाश डाला है। और दूसरे भाग में जो इन्होंने है वो टोटम की बात की है और मनुष्य और पशु के टोटम, गोत्र के स्वरूप, टोटमवाद का सिद्धांत, और ये सारी बातें इन्होंने बताने की पूरी कोशिश की है। धर्म की अपनी परिभाषा जो है उसको देते हुए आप ये लिखते हैं कि धर्म पवित्र वस्तुओं अर्थात पृथक और निषिद्ध वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। तो दो प्रकार की वस्तुओं की ये जिक्र करते हैं, एक तो ये पायस थिंग की जिक्र करते हैं, एक ये जो है वो प्रोफेन थिंग्स का जिक्र करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो धर्म में इन्होंने जो दो बातें बताई है, आप इसको कह सकते हैं पवित्र वस्तुएं और जो है वो अपवित्र वस्तुएं। ये दो भागों में इन्होंने इसको बांटा है। जो महत्वपूर्ण हमारे जीवन की जितनी भी जो वस्तुएं हैं या जो क्रियाएं हैं उनको पवित्र, पायस और प्रोफेन में इन्होंने बांटा है। ये लिखते हैं कि धर्म जो है वो पवित्र वस्तुओं और पृथक और निषिद्ध वस्तुएं, जिसको हम कह सकते हैं निषिद्ध, जिन वस्तुओं की मनाही होती है, जो समाज में अच्छी नहीं मानी जाती। पवित्र से अभिप्राय उनका है कि जिन वस्तुओं की, जिन क्रियाओं की समाज में स्वीकारोक्ति होती है, उनसे संबंधित विश्वास और क्रियाओं की संगठित व्यवस्था को दुर्खिम कहते हैं कि धर्म है एक विश्वास और ऐसी क्रियाएं जो समस्त लोगों को चर्च नामक एक पृथक नैतिक समुदाय में संगठित करती है और उसका अनुसरण करती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो वस्तुओं के कुछ उदाहरण भी दिए हैं। पवित्र वस्तुओं में जैसे देवताओं के स्वरूप हैं और आध्यात्मिक शक्तियां, आत्माओं के अतिरिक्त वृक्ष, पत्थर, जल स्रोत इत्यादि भी ये करते हैं। और अपवित्र जो वस्तुएं हैं उसमें शक्ति और शान को दिखाने वाली जो दूसरी वस्तुएं हैं ये बड़ी वो होती है। इसमें इन्होंने बांट के रखा है। ऐसी पवित्र और अपवित्र वस्तुओं के बीच में इन्होंने बातें की है। एक तो समाज का वो हिस्सा है जिसमें पवित्र वस्तुएं होती है या वो क्रियाएं होती है जो समाज, जिनको समाज स्वीकारोक्ति देता है, और दूसरी वस्तुएं वो होती है जो समाज की निगाह में, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि जो नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है, उनको इन्होंने अपवित्र वस्तुएं माना है। तो पायस थिंग्स एंड प्रोफेन थिंग्स, ये दो चीजें इन्होंने इसमें बांटी है। इसके अतिरिक्त धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत पर भी इन्होंने काम किया है। तो इन्होंने जो धर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन करने से दो सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, एक तो आत्मावाद और एक प्रकृतिवाद। तो आत्मावाद को जो सिद्धांत है वो टाइलर की देन है, जिसके बारे में दुर्खिम ने बाद में अपने विचार व्यक्त किए थे। और प्रकृतिवाद के बारे में ये माना जाता है कि मैक्स मुलर ने इस सिद्धांत को जन्म दिया था, जिसके बारे में एमिल दुर्खिम ने बात की थी। धर्म के प्रकारों की यदि बात करें, प्रकार्य प्यारे बच्चों समाजशास्त्र में उन कार्यों को कहते हैं जो समाज उपयोगी होते हैं, और अपकार्य या दुष्कार्य उनको कहते हैं जो समाज के विरोधी होते हैं। इस बारे में आप आगे चल करके अध्ययन करेंगे। वैसे अध्याय नंबर 6 में हम इस बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्रकार्य के बारे में जो विद्यार्थियों के मन में संशय था, तो मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूंगा कि जो समाज उपयोगी कार्य हैं उनको समाजशास्त्री आमतौर पर प्रकार्य शब्द से उनको संबोधित करते हैं। तो दुर्खिम ने जो है वो धर्म के कुछ प्रकार्य बताए हैं, अर्थात वो धर्म को सकारात्मक रूप में लेते थे और उनका मानना था कि जो धर्म है वो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो कई प्रकार्य उन्होंने जो है वो बताए हैं। कुछ प्रकारों का मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा। दुर्खिम कहते हैं कि धर्म ही समाज के लोगों को सामूहिक जीवन में भाग लेने और अनुशासन में रहने की प्रेरणा देता है। ये कहते हैं कि जो धर्म है उससे लोगों के ऊपर एक अनौपचारिक नियंत्रण रहता है, और उस अनौपचारिक नियंत्रण के कारण लोग जो है वो अनुशासन में रहते हैं, उनके जीवन में एक तारतम्यता और अनुशासन है वो बना रहता है।
धर्म दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक एकता को बनाए रखता है, क्योंकि जो लोग एक धर्म और एक धर्म से संबंधित संस्कारों, विश्वासों, रीति रिवाजों में विश्वास करते हैं, उनमें एकता की भावना पाई जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं उनके जीवन में एक रूपता देखी जाती है। जैसे उनके विवाह संस्कार है वो एक तरीके से होते हैं, जन्म मृत्यु के संस्कार भी एक तरीके से होते हैं, उनके अन्य जो सामाजिक त्यौहार हैं वो भी एक तरीके से आते हैं। तो दुर्खिम कहते हैं कि ये एकता को करने वाला, एकता को बनाने वाला एक कारक है धर्म। धर्म ही समूह को पुनर्जीवन प्रदान करता है। ये कहता है कि जब व्यक्ति कोई धार्मिक उत्सव मनाता है तो उसका उसके जीवन पे गहरा प्रभाव पड़ता है, और इस प्रकार से उनका जो जीवन है वो नीरस होने की बजाय पुनर्जीवित है, वो हो जाता है। धर्म व्यक्ति के जीवन में समाज की उपयोगिता को सिद्ध करता है, ऐसा दुर्खिम कहते हैं। और धर्म मनुष्य के संवेगों और भावनाओं को संतुलित करता रहता है। जो मनुष्य के मन में जिस प्रकार के विचार हैं उनको सकारात्मकता प्रदान करता है, उनके संवेगों को नियंत्रित करता है, सकारात्मक संवेगों को बढ़ावा देता है और नकारात्मक संवेगों को जो है वो नियंत्रित किए हुए रखता है, ऐसा दुर्खिम कहते हैं। श्रम विभाजन और धर्म पर दुर्खिम के विचारों के बाद हम उनकी एक महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में और बात करते हैं। समाज में घटित होने वाली एक व्यक्तिगत घटना जिसको हम सभी मानते हैं, आत्महत्या, के बारे में भी दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अपने विचार है वो व्यक्त किए। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सुसाइड में आत्महत्या के अपने सिद्धांत का उल्लेख किया। दुर्खिम जो थे वो आत्महत्या को एक व्यक्तिगत घटना न मान करके एक सामाजिक परिघटना समझते थे। वो मानते थे कि समाज में होने वाली प्रत्येक आत्महत्या के लिए सामाजिक कारक ही उत्तरदायी होते हैं। वे यह भी मानते थे कि प्रतिवर्ष आत्महत्याओं की दर है उनमें कोई बहुत अधिक भिन्नता नहीं आती, अर्थात ये आत्महत्या की दर है वो एक समान ही रहती है। दुर्खिम ने अपने आत्महत्या के सिद्धांत में 3 प्रकार की आत्महत्याओं का मुख्यतः वर्णन किया है। उन्होंने आत्महत्या के पहले प्रकार में अहमवादी आत्महत्या को माना है, जिनको इगोइस्टिक सुसाइड आप कह सकते हैं। तो उन्होंने इस सिद्धांत में ये माना है कि जब व्यक्ति अपने समूह या समाज से घनिष्ठ संबंध नहीं रखता और व्यक्ति पर अपना स्वार्थ हावी हो जाता है, और ऐसी किन्हीं दशाओं के कारण व्यक्ति जब आत्महत्या कर लेता है, तो ऐसी आत्महत्या को दुर्खिम ने अहमवादी आत्महत्या कहा है। तो आप समझ गए होंगे कि अहमवादी आत्महत्या, अहम का अर्थ है कि जब व्यक्ति अपने आप में ही केंद्रित हो जाता है, उसका समूह और समाज से कोई घनिष्ठ संबंध नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो जो है अहमवादी आत्महत्या होती है। इसके बाद है परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या, जब व्यक्ति अपने समूह के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने देश के लिए या किसी विशेष हित के लिए जो कि उसका अपना नहीं है पर हित है, उसके लिए जब व्यक्ति जान दे देता है या उसके लिए आत्महत्या कर लेता है, तो उसे दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या कहा है। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड जिसको अंग्रेजी में दुर्खिम ने नाम दिया है। तो किसी परार्थ के लिए, अपने समूह के लिए जान देना इत्यादि परार्थवादी आत्महत्या है। एक और आत्महत्या जो उन्होंने कही है, और ये उनकी महत्वपूर्ण अवधारणा भी है, जिसको अनोमी उन्होंने कहा है। अनोमी पे भी हम बात करेंगे। आदर्श विहीन आत्महत्या, जिसको आप कह सकते हैं कि जिसमें आदर्शों का अभाव होता है, जैसा कि उन्होंने नाम से भी कहा है, आत्महत्या, आदर्श विहीन आत्महत्या प्रतिमानहीनता की दशा के कारण। जब समाज के अंदर प्रतिमानहीनता की दशा होती है, कानून जो है उसका प्रभाव घट जाता है, अनार्की या अराजकता जैसी स्थितियां बहुत अधिक हो जाती है, और समाज में कोई भी प्रतिमान है वो स्थापित नहीं होता, या जो स्थापित प्रतिमान है वो अपना महत्व खो देते हैं। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति आत्महत्या के लिए विवश होता है तो उसको आदर्श विहीन आत्महत्या उन्होंने कहा है। इसके अतिरिक्त अनोमी की अवधारणा जो है वो भी दुर्खिम ने दी थी। तो अनोमी को आप नियमहीनता या प्रतिमानहीनता कह सकते हैं। नियमहीनता या प्रतिमानहीनता आप इसको कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस व्याख्यान में हमने एमिल दुर्खिम के जीवन परिचय, उनके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे श्रम विभाजन, धर्म के समाजशास्त्र पर उनके विचार और आत्महत्या के सिद्धांतों के बारे में उनके विचारों का
अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्याख्यान समझ में आया होगा। धन्यवाद।